मेरी बेटी अफसर बनेगी। ईपीएफओ का दिया, यूपीपीसीएल दिया, पीजीटी दिया, बट सब में मेरा सिलेक्शन 1-2 नंबरों से ही रुक जाता था। प्रीलिम से 1 महीना पहले मेरा मिसकैरेज हो गया। मेरे पास 1.5 महीने थे तो मैंने 8-10 टेस्ट लिखे थे उसके लिए। तेरे पापा अब कभी वापस नहीं आएंगे। अगर तू भी इस टाइम पे टूट गई तो उनका जो सपना है कि उनकी बिटिया अफसर बनेगी वो हमेशा के लिए टूट जाएगा। आज मैं आपके सामने एक सक्सेसफुल कैंडिडेट के रूप में हूँ, लेकिन इस सक्सेस के पीछे बहुत सारे फेलियर्स हैं, बहुत सारे लॉसेस हैं और बहुत सारा स्ट्रगल है। तो मैं जो स्टॉप के माध्यम से आज मैं आप लोगों के सामने अपनी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवानी है। मेरा सिलेक्शन 67 बीपीएससी में आरडीओ के पद पर हुआ है। मेरा जन्म यूपी के एक छोटे से गाँव में हुआ था और स्टार्टिंग की पढ़ाई 1ली से 5वीं तक की पढ़ाई हमने यूपी में ही करी थी। उसके बाद कुछ दिनों बाद हम दिल्ली आ गए। दिल्ली में जब हम आए तो यहाँ मेरे पापा का एक छोटा सा पान की दुकान थी और उसी में हमारे 5 भाई बहन, मम्मी पापा, हम लोग यहाँ पे रहते थे। एक छोटे से कमरे में ही हम अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी। मैंने मास्टर्स किया, उसके बाद मैंने सीएमए भी कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम दिया। मेरे पापा का सपना था कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करूं। वो मुझे मोटिवेट करते रहे कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करो। तो फिर मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी 2016 में शुरू कर दिया। 2016 से मैंने जब तैयारी शुरू किया तो मैंने सोच लिया कि अब मुझे बहुत अच्छे से इसकी तैयारी करनी है और मैं दिन रात पढ़ने लग गई। मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया और सारा टाइम मैं लाइब्रेरी में बैठी रहती थी। मैं किसी फंक्शन में नहीं जाती थी, किसी फ्रेंड से नहीं मिलती थी। सिर्फ मेरा मोटिव यही था कि सिर्फ मैं पढ़ाई करूं और किसी तरह से एग्ज़ाम क्लियर कर लूं, क्योंकि मेरी परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं बिना कमाए बहुत टाइम तक रह सकूँ। तो इसलिए मैंने पढ़ाई शुरू कर दिया। लेकिन ये जर्नी इतनी डिफ़िकल्ट होगी मेरे लिए, ये स्टार्टिंग में तो मुझे पता नहीं था। करते करते 2 साल बीत गए। मैंने 2 अटेम्प्ट भी दिए, 2017 का दिया, 2018 का दिया, पर मैं प्रीलिम भी क्वालिफाई नहीं कर पाई इतनी मेहनत करने के बाद। तो मेरा कॉन्फिडेंस एकदम ही टूट गया कि इतना मेहनत करने के बाद जो थ्रू आउट द स्कूल टॉपर रही, कॉलेज टॉपर रही और वो यहाँ प्रीलिम भी क्लियर नहीं कर पा रही है। और जो मेरे फ्रेंड्स थे वो इतने आगे बढ़ चुके थे, सबके अच्छे अच्छे पैकेज थे, वो घूम रहे थे, एंजॉय कर रहे थे और मैं इतना पढ़ के भी मैं कहीं पे भी नहीं थी, मैं कुछ भी अर्न नहीं कर रही थी। इसके कारण मैं डिप्रेशन में चली गई और ऐसा करते करते मैं डिप्रेशन में इतनी हद तक बढ़ चुकी थी कि मैंने अपने आप को हार्म करना शुरू कर दिया। मैंने अपने हाथ भी काट लिए थे, बहुत ज़्यादा हार्म करना शुरू कर दिया था। मेरा मन कर रहा था कि मैं सुसाइड कर लूँ। मैं आखिर ज़िंदा ही क्यों हूँ जब मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ। इतनी मेहनत करने के बाद भी आज मैं किसी भी स्टेज पे नहीं हूँ और इतना बढ़ गया कि मुझे अब ये नहीं समझ आ रहा था कि आखिर मैं इस डिप्रेशन से कैसे बाहर निकलूँ। उस टाइम मेरी छोटी बहन सोनम, उसने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उसने मुझे मेडिटेशन के लिए दिखाया, बहुत सारे लोगों से मिलवाया, मुझसे हमेशा बातें करती रहती थी ताकि मैं अकेला ना फील करूँ। और ऐसा कर कर के एक टाइम आया कि मैं इस डिप्रेशन से बाहर निकल गई। डिप्रेशन से तो बाहर निकल गई, पर जो दुःख था कि कमाती नहीं हूँ, वो दुःख अभी भी मुझे खाया जा रहा था। तो उसके बाद मैंने सोचा कि अब पहले पढ़ाई में थोड़ा पॉज़ लेते हैं। पहले एक बार फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ज़रूरी है ताकि मैं एक स्टेबल हो सकूँ, फिर मैं पढ़ाई करूँगी। क्योंकि मेरे पारिवारिक की कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो मुझे कमाना बहुत ज़रूरी पड़ गया। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो कॉलेज में नहीं सिलेक्शन हुआ तो क्या हुआ, मैं ट्यूशन पहले से ही पढ़ाती थी तो पढ़ाने का मुझे एक्सपीरियंस था और 2019 में मैंने अपना खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर लिया। भगवान की कृपा से वो कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत अच्छे से चला। 1 साल तक उसमें इतने सारे स्टूडेंट हो गए कि हमें उसे एक बड़ा सेटअप के तौर पर स्टार्ट करना पड़ा। कोचिंग इंस्टीट्यूट अच्छा चल रहा था और मैं बहुत खुश भी थी उससे। फिर वो अच्छा चल गया तो मैंने सोचा कि अब 2020 में मैंने शादी कर लिया। फैमिली का भी प्रेशर था कि अब उम्र हो गई है, आप शादी कर लो, और मैंने 2020 में शादी कर लिया। तो मैंने दोबारा से प्रिपरेशन स्टार्ट किया। इसमें मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि आपका ससुराल में रह के इतनी अच्छे से तैयारी नहीं हो पाएगी, तो आप अपने घर चले जाइए और वहाँ से तैयारी कीजिए। तो मैं अपने मायके आ गई और वहाँ से मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी। उसके बाद मैंने 2021 में यूपीएससी का प्रीलिम दिया, वहाँ मेरा नहीं हुआ। फिर मैंने यूपी पीसीएस का भी दिए 2 प्रीलिम, बट 1-2 नंबरों से मेरा प्रीलिम रुक जाता था।
इसके बाद मैंने ईपीएफओ का दिया, यूपीपीसीएल दिया, पीजीटी दिया, बट सब में मेरा सिलेक्शन 1-2 नंबरों से ही रुक जाता था। कोई भी सिलेक्शन मेरा नहीं हो पाता था। और जो परिवार मेरे पर इतना विश्वास करता था, इतने फेलियर के बाद उनका विश्वास भी मेरे पर कम होता जा रहा था और मेरा खुद का विश्वास भी खत्म हो चुका था मेरे ऊपर। मैं गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी इतना टाइम इन्वेस्ट कर चुकी थी। मेरी लाइफ के 4 से 5 साल इसमें इन्वेस्ट हो चुके थे। अगर मैं दूसरा ऑप्शन भी तलाशती तब भी मुझे बहुत टाइम लग जाता। और मेरे पापा का एक सपना था कि उनकी बेटी अफ़सर बने। उन्होंने तो सबसे बोल दिया था कि मेरी बेटी अफ़सर बनेगी। पता नहीं उन्हें क्यों इतना विश्वास था, जो जब मुझे भी विश्वास नहीं था खुद पे तो उन्हें विश्वास था। और इस विश्वास के कारण मैं नहीं छोड़ पाई गवर्नमेंट जॉब। तभी 67 बीपीएससी की वैकेंसी आई। उसकी वैकेंसी भी अच्छी थी और मैंने सोचा कि अब मैं सब छोड़ के सिर्फ इसकी तैयारी करूंगी। बट प्रीलिम से पहले ही मेरा मिसकैरेज हो गया और उस मिसकैरेज के कारण मैं बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी। मेरा बच्चा चला गया था, फिर भी मुझे दोबारा से पढ़ाई में कम बैक करना था, दोबारा से स्ट्रांग बनना था। तो फिर मैंने दोबारा से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया और मैंने प्रीलिम दिया। प्रीलिम देने के 1 महीने बाद रिजल्ट आया और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर मैंने तुरंत ही मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। बट मेंस की प्रिपरेशन के टाइम ही मुझे पता चला कि मैं दोबारा से प्रेग्नेंट हूँ। ये मेरी प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। इतनी ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन थी कि प्रेगनेंसी के डे 1 से ही मुझे बहुत ज़्यादा बैक में पेन होने लग गया था। मेरे को चक्कर आते थे, मेरे से यहाँ बैठा तक भी नहीं जाता था। फिर भी मेरे लिए ऑप्शन कुछ नहीं था, तो मेरी घर में पढ़ाई नहीं होती थी, पढ़ना मुझे लाइब्रेरी में ही था। लाइब्रेरी में चेयर पे बैठ के पढ़ना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो मैंने लाइब्रेरी वाले भैया से बोला कि आप मुझे 2 चेयर दे दीजिए और मैं पिलो लेके जाती थी। बैग में मैं पिलो लगाती थी और सारा दिन मैं लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई करती थी और टेस्ट सीरीज़ लिखती थी। पढ़ाई करती थी, टेस्ट सीरीज़ लिखती थी। ऐसा चलता रहा। बट अभी मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट और आना था। तभी मेरे पापा को मेरे मेंस के एग्ज़ाम से 20 दिन पहले हार्ट अटैक आ गया। उस हार्ट अटैक के बाद मेरा पूरा परिवार टूट गया। पापा की कंडीशन दिन पे दिन बहुत ज़्यादा सीवियर होती जा रही थी। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था। पापा आईसीयू में चले गए थे और डॉक्टर बोलते कि अब इनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। कुछ टाइम तक हम इनको वेंटिलेटर पे रख सकते हैं, बट हम इन्हें बचा नहीं पाएँगे। उसके बाद 1 हफ्ते बाद पापा हमें छोड़ के चले गए। पापा के जाने के बाद पूरा परिवार टूट गया। मेरी मम्मी, मैं, मेरी बहन, वो हम सबको छोड़ के चले गए। बट मेरी मम्मी ने, जब मेरे पापा मेरे सामने पड़े थे, उन्होंने मुझसे एक बात बोली कि एक लॉस मैं झेल चुकी हूँ, तेरे पापा अब कभी वापस नहीं आएँगे। अगर तू भी इस टाइम पे टूट गई, तो उनका जो सपना है कि उनकी बिटिया अफ़सर बनेगी, वो हमेशा के लिए टूट जाएगा। उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। जो हो गया हम उसे तो कभी वापस नहीं ला सकते हैं। जिस दिन मेरे पापा का अंतिम संस्कार हुआ, उसी दिन मैं लाइब्रेरी चली गई 1 घंटे बाद और मैंने दोबारा से अपनी पढ़ाई शुरू कर दिया। बट पढ़ाई करने के साथ-साथ, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट भी थी, मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर हो गई। मेरा बैक में इतना पेन रहने लग गया, मेरे को चक्कर आते थे, उल्टियाँ होती थी, मेरे से नहीं किया जा रहा था। पर मेरे पास ऑप्शन भी तो नहीं था, क्योंकि मुझे मेरे पापा का सपना पूरा करना था। तो मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। एग्ज़ाम बिहार में मेंस देने जाने से पहले मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कहा कि आप अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए, आप एग्ज़ाम देने जाने से पहले, क्योंकि ऑलरेडी आपका एक मिसकैरेज हो चुका है, तो एक बार हम बच्चे की कंडीशन देख लें, क्योंकि हम ऐसे कैसे आपको बता दें कि आपको क्यों ऐसा हो रहा है, वो हमें अल्ट्रासाउंड से ही पता चलेगा। मैंने डॉक्टर को मना कर दिया। मैंने कहा नहीं डॉक्टर, मैं अल्ट्रासाउंड नहीं कराऊँगी, पहले मैं एग्ज़ाम दे कर आऊँगी, क्योंकि अगर मैं अल्ट्रासाउंड उस टाइम करा लेती और मुझे कुछ नेगेटिव पता चल जाता, तो मैं एग्ज़ाम ना लिख पाती, क्योंकि ऑलरेडी मैं अपने एक बच्चे को खो चुकी थी, अपने पापा को खो चुकी थी और मैं अपनी दूसरी संतान को नहीं खोना चाहती थी। तो मैंने अल्ट्रासाउंड नहीं कराया और मैं बिहार में एग्ज़ाम देने चली गई। एग्ज़ाम से 1 रात पहले मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मेरे को बहुत ज़्यादा बैक पेन हो गया था, कोल्ड हो गया था।
इतनी ज़्यादा खाँसी आ रही थी कि वो आधे-आधे घंटे तक आए जा रही थी। ऐसे कर के मैंने मेंस के सारे एग्ज़ाम लिखे और बिहार से आने के बाद मैंने दोबारा से अपना अल्ट्रासाउंड कराया। उस अल्ट्रासाउंड में कराने से पहले मुझे शायद से कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैंने इतने टफ़ कंडीशन में किया, मेरा एक बच्चा जा चुका था। तो मुझे बहुत डर लग रहा था अल्ट्रासाउंड के रिज़ल्ट में कि पता नहीं मेरा बच्चा सेफ़ होगा भी नहीं होगा। बट वो जब आया कि मेरा बच्चा सेफ़ है, तो मैं तो बहुत खुश हुई कि चलो मेरा बच्चा सेफ़ है। इसके बाद मेरा मेंस का रिज़ल्ट आया। मेंस का रिज़ल्ट थोड़ा लेट आया था। तब तक मेरी बेबी डिलीवर हो चुकी थी और मेरे को बेबी गर्ल का होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मेरा मेंस क्लियर हो गया। अब मेंस के बाद थी इंटरव्यू की प्रिपरेशन। इंटरव्यू के टाइम पे मेरी बेटी इतनी छोटी थी और मेरे लिए पढ़ाई का गैप बहुत ज़्यादा आ चुका था। तो फिर मेरे लिए दोबारा से पढ़ाई में कमबैक करना था। तो मैंने अपनी बेटी को मम्मी के पास छोड़ा और मैं लाइब्रेरी जाना दोबारा शुरू कर दिया। लाइब्रेरी जाती थी पर मेरा मन ही नहीं लगता था कि मैं उसे ऐसे अकेले छोड़कर आ गई हूँ। फिर मैंने 2 दिन लाइब्रेरी गई, मैं नहीं गई लाइब्रेरी। मैंने कहा नहीं, मैं घर रह के ही तैयारी करूँगी और फिर मैं उसे फीडिंग करती, पढ़ती, फिर फीडिंग करती, पढ़ती, फीडिंग करती, पढ़ती। फिर मेरा यही काम था और ऐसा करके मैंने इंटरव्यू जाके दिया। मुझे आज भी याद है, रिज़ल्ट का दिन था, सुबह से ही हो रहा था रिज़ल्ट आएगा, आएगा, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोल दिया कि मैं आपको अपना रोल नंबर भेज रही हूँ, मैं रिज़ल्ट नहीं देखूँगी, आप देख लेना, हो जाए तो मुझे बता देना, ना हो तब भी बता देना। तो फिर दोपहर को पता चल गया कि रिज़ल्ट आ गया है, तो मैंने रिज़ल्ट वाला पीडीएफ उनको भेज दिया। मैंने कहा आप चेक कर लो कि इसमें मेरा नाम है, नहीं है, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही। तो फिर उन्होंने रिज़ल्ट देखा और उन्होंने कहा कि आपका सिलेक्शन हो गया 529 रैंक पे। मैं तो खुशी से चिल्ला बैठी और मैंने सबसे पहले अपनी बेटी को गले लगाया। मैंने कहा तेरी माँ अफ़सर बन गई बिटिया। हमारी जर्नी सक्सेसफुल रही और उसके बाद फिर मैंने अपनी मम्मी को कॉल किया। मेरी मम्मी अब पापा के जाने के बाद ढाबे पे काम करती हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि उनकी बिटिया अफ़सर बन गई। उन्होंने भी वहाँ दुकान में सबको बताया कि मेरी बिटिया अफ़सर बन गई और वो तुरंत दुकान छोड़ के घर आ गई और ऐसा करके हमने इस खुशी को सेलिब्रेट किया। ये मेरी जर्नी 8 साल की थी। 8 साल बहुत बड़ा टाइम होता है, जहाँ पे मैंने सब कुछ छोड़कर अपनी तैयारी करी। ये जर्नी आज मैं जितनी आसानी से आपको बता रही हूँ, उतनी आसान नहीं थी। इसमें बहुत सारे चैलेंजेस थे, बहुत सारे मुझे ताने भी सुनने पड़े। इसके बस की कुछ करना नहीं है, इसका तो एक प्रीलिम भी क्लियर नहीं हो रहा है, ये तो हमारे ऊपर बर्डन है, लायबिलिटी है। इनफैक्ट मेरे फैमिली के अंदर ही मेरा कंपैरिज़न किया जाने लग गया कि ये तो किसी लायक नहीं है। मुझे इतना तक बोला गया लूज़र्स आर नॉट द चूज़र्स, उन्हें जो मिलता है उन्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ऐसी स्थिति में एक यूपी से निकली हुई लड़की जो दिल्ली आती है, एक स्ट्रगल करती है, कोचिंग पढ़ाकर अपना खुद की पढ़ाई करती है और फिर उसका एक ऑफ़िसर के पद पे सिलेक्शन होना, मेरे लिए तो एक सपने से कम नहीं था। मैंने तो कभी नहीं उम्मीद किया था कि मेरा सिलेक्शन एक ऑफ़िसर के पद पे होगा। ये मेरे पापा का सपना था, जो मैंने पूरा कर दिया। यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगी उन लड़कियों से, जो सोचती हैं कि शादी के बाद और बच्चे के बाद उनका करियर ख़त्म हो जाता है। मैं आप लोगों के सामने एक एग्ज़ाम्पल हूँ, जिसने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके बचपन से कोचिंग पढ़ाया, अपनी पढ़ाई खुद करी, जिसके पापा की एक छोटी-सी पान की दुकान थी और वो आज अगर आपके सामने एक ऑफ़िसर बन सकती है, तो आप लोग भी कोई भी सफलता प्राप्त कर सकते हो। और एक महिला के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समाज में आपको इज़्ज़त तभी मिलेगी जब आपने कुछ अचीव किया है। तो मैं सारी महिलाओं से यही कहूँगी कि आपका जो भी सपना हो, सिर्फ़ अफ़सर बनने का नहीं, आपका जो भी सपना, आपको टीचर बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है या कुछ भी करना है, जो भी सपना हो उस सपने को आप जियो और उसके लिए फ़ाइट करो और कभी भी हार मत मानो। फेलियर्स ज़िंदगी में आएँगे और फेलियर ज़िंदगी का पार्ट है और फेलियर ही हमें अच्छा इंसान बनाते हैं और फेलियर ही हमें सिखाते हैं। रही बात बीपीएससी की, तो मैं आपको बीपीएससी की जो स्टडी थी, मैंने सेल्फ स्टडी से ही सारी प्रिपरेशन की थी। प्रीलिम के लिए मैंने घटना चक्र का सहारा लिया था, पर मैंने सारी एनसीईआरटी पहले गो थ्रू कर लिया था, सारे बेसिक्स मेरे कंप्लीट थे, तो मैंने घटना चक्र और मैंने यूट्यूब का बहुत सहारा लिया था, क्योंकि मैं कोचिंग नहीं करती थी और मुझे यूट्यूब एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म लगता था। तो मैंने यूट्यूब से जितनी भी अच्छी वीडियोज़ होती हैं, मैं उनको डाउनलोड करके जब भी मैं खाना बनाती थी
या जब भी मैं कहीं बाहर जाती थी, जब भी मैं ससुराल से अपने मायके पढ़ाने आती थी, मतलब जो मेरा ज ट्रैवलिंग टाइम था पढ़ाने के लिए आधे घंटे मुझे लगते थे वहाँ आने पे, तो उस टाइम पे मैं वीडियो सुनती थी, एडिटोरियल सुनती थी, तो मैं उस टाइम को वेस्ट नहीं करती थी। तो मैं ऐसे करके मैंने अपनी प्रीलिम की तैयारी करी और फिर मेंस की तैयारी के लिए भी मैंने कोई कोचिंग नहीं लिया था। हाँ, मैंने टेस्ट सीरीज़ जॉइन किया था। 7-8 मेरे पास इतना टाइम नहीं था क्योंकि मेरे पास 1.5 महीने थे, तो मैंने 8-10 टेस्ट लिखे थे उसके लिए और मेंस की तैयारी भी मैंने कंप्लीट यूट्यूब से और गूगल की हेल्प से ही करी थी। और फिर बात आई इंटरव्यू के लिए मैंने 5-6 मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे। अंत में मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि प्रॉब्लम सबकी लाइफ़ में आती है। मेरी लाइफ़ में भी थी और सबकी लाइफ़ में होती है। किसी-किसी की लाइफ़ में प्रॉब्लम मुझसे भी ज़्यादा होती है, बट वो लोग भी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं ना। जब वो लोग हार नहीं मानते तो हम कैसे हार मान सकते हैं? इसलिए मेरा मैसेज है यही आप लोगों के लिए कि आप लोग पढ़ो और स्पेशली गर्ल्स के लिए तो पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर आप पढ़ोगे, आगे बढ़ोगे, कुछ बन जाओगे, तभी समाज में आपको